आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करने वाला हूँ जिन्हें कि आपको अवॉइड करना चाहिए, या आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आपको वो ट्रांजैक्शन करने ही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके जो भी ये ट्रांजैक्शन है वो आपकी इनकम से मैच होने चाहिए। मीन्स जो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं या जो आपने ये जो ट्रांजैक्शन की हैं उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो वैलिड होना चाहिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आने के हाईयर चांसेस रहते हैं, और वहाँ पर अगर आप ये ट्रांजैक्शंस को प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उस केस में फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने वाली है। तो इसलिए जो भी ट्रांजैक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उनको आप ध्यान से एक बार ज़रूर जुड़े रहिए वीडियो के साथ। और ऐसे ट्रांजैक्शन को करने से पहले आपको ज़रूर ये सोच कर चलना है कि क्या आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो आप फाइल करते हैं वो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो आप कर रहे हैं उनके साथ मैच करती है। तो चलिए इन्हीं ट्रांजैक्शन को देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल में अपनी वीडियो को चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करने वाला हूँ कैश डिपॉजिट और विड्रॉल इन सेविंग बैंक अकाउंट। तो देखिए, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है जो कि नॉर्मली सभी पर्सन का होता है, तो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपको 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं करना है। तो ये जो डिपॉजिट और विड्रॉल है ये इंडिविजुअल लिमिट है। मींस डिपॉजिट के लिए भी 10 लाख की लिमिट है और विड्रॉल के लिए भी 10 लाख की लिमिट है। और यहाँ पर जब आप सेविंग बैंक देखेंगे तो जितने भी आपके बैंक हैं, सपोज़ अगर आपके 3 बैंक हैं तो तीनों बैंक के अंदर जो आपने डिपॉजिट और विड्रॉल किए हैं सबको मिलाकर देख लिया जाएगा। तो एक साल के अंदर अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर आपको ये जो भी बैंक है आपका वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दे देता है, और वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आपको नोटिस इशू करता है कि ये जो आपने 10 लाख रुपीज़ का कैश डिपॉजिट करवाया है या विड्रॉल किया है, आप इसका सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर बताइए। तो वहाँ पर फिर आपको अपनी ITR सबमिट करनी पड़ती हैं। अगर आपके पास ITR नहीं है तो फिर आपको दिक्कत रहने वाली है। इसी तरीके से अगर आपके पास करंट बैंक अकाउंट है दोस्तों, तो करंट बैंक अकाउंट के अंदर ये जो लिमिट आया हो जाती है ये 50 लाख रुपीज़ की हो जाती है। तो करंट बैंक अकाउंट नॉर्मली क्या होता है, एक बिजनेस पर्सन जो होता है वो यूज़ करता है। तो करंट बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख की लिमिट आप ध्यान में रख के चलें। अगर 50 लाख से ज़्यादा की लिमिट हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको इनकम टैक्स की तरफ से जो है वो नोटिस आने वाला है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप किसी बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, FD कराते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर FD कराते हैं और ये FD की अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है, तो यहाँ पर भी वो जो भी बैंक है या पोस्ट ऑफिस है जहाँ पर आपने ये FD कराई है वो बैंक या पोस्ट ऑफिस जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। और यहाँ पर भी फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास नोटिस सेंड करता है ये पूछने के लिए कि ये जो FD आपने करवाई है इसका सोर्स क्या है। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान में आप रख के चलें। अगर आपको एक लिमिट रखनी भी है तो वो 10 लाख के अंदर अंदर ही रखें, उसको क्रॉस ना करें। अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपके पास पूरा उसका सोर्स ऑफ इनकम का बैकअप रहना चाहिए। इसी तरीके से देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर। तो अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, चाहे आपने वो कोई प्लॉट परचेज़ किया हो, कोई शॉप परचेज़ की हो, कोई हाउस परचेज़ किया हो, फ्लैट परचेज़ किया हो, अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू आप यहाँ पर देखेंगे सर्कल रेट या फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, अगर वो एक साल के अंदर 30 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में फिर आपने चाहे डिजिटल मोड में पेमेंट की हो चाहे कैश मोड में पेमेंट की है दोस्तों, तो जो भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रार क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। और यहाँ पर भी फिर इस इन्फॉर्मेशन के बेस के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड करता है कि जो आपने 30 लाख की प्रॉपर्टी परचेज़ की है इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इसी तरीके से देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं और यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, कैश की पेमेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वहीं अगर आप कैश में पेमेंट ना करके डिजिटल मोड में पेमेंट करते हैं, बैंकिंग मोड में पेमेंट करते हैं, और ये जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की है, तो उस केस में भी आपको नोटिस सेंड किया जाएगा। तो मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी, ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मैंने नहीं की थी, ये मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दिया था यूज़ करने के लिए, अपने रिलेटिव्स को यूज़ करने के लिए दे दिया था। तो दोस्तों, आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर मत करें, क्योंकि अगर आपके ट्रांजैक्शन 10 लाख क्रॉस कर जाते हैं और आप पेमेंट करते हैं 10 लाख रुपये से ज़्यादा की, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। आपको नोटिस आएगा, और आपको नोटिस आएगा तो फिर वो आपको ही फेस करना पड़ेगा। इसी तरीके से देखिए, फॉरेन करेंसी
अगर आप परचेज़ करते हैं। तो देखिए, अगर आप कहीं फ़ॉरेन में कोई टूर बनाते हैं घूमने के लिए, सपोज़ अगर आप यूएसए जाते हैं तो वहाँ पर आपको यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस यूएस डॉलर को परचेज़ करने के लिए आप बैंक के पास जाते हैं या फिर किसी फ़ॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास जाते हैं। तो जब आप फ़ॉरेन एक्सचेंज करेंसी ख़रीदते हैं और 10 लाख रुपए से ज़्यादा की ख़रीदते हैं 1 साल के अंदर, तो वो जो भी फ़ॉरेन एक्सचेंज डीलर है या बैंक है, वो ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है और फिर सेम उसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस जो है सेंड करता है। इसी तरीके से पिछले कुछ सालों से हमने देखा है बहुत सारे पर्सन्स जो है शेयर मार्केट के अंदर एंटर हो गए हैं। वो म्यूचुअल फंड्स परचेज़ करते हैं, स्टॉक परचेज़ करते हैं, शेयर परचेज़ करते हैं। और यहाँ पर भी जो भी ब्रोकर होता है जहाँ पर ये ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कोई परचेज़ की है म्यूचुअल फंड की या स्टॉक्स की या शेयर की, तो ये इन्फॉर्मेशन भी वो जो ब्रोकर है जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जो है ये परचेज़ करते हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है। और वैसे भी ये सारे भी जो भी ट्रांजेक्शन आपके होते हैं दोस्तों, ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में आते हैं। ये आपको अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या टीएएस में नज़र आ जाते हैं। इसी तरीके से देखिए, अब एक लास्ट ट्रांजेक्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, बाय ऑफ गुड और सर्विसेज। अगर आप कोई ज्वेलरी परचेज़ करते हैं, कार परचेज़ करते हैं, किसी भी तरीके का कोई और गुड परचेज़ करते हैं या कोई सर्विसेज परचेज़ करते हैं और वहाँ पर आप कैश में पेमेंट कर देते हैं, जो कि 2 लाख या 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश पेड करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको नोटिस आने के हायर चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन थे जिनको आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।